Students, today we will be studying about the lysosomes. हमारा आज का टॉपिक जो है वो लाइसोसोम या लयनकाय है। और लयनकाय मुख्य रूप से जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है और यह आंतर कोशिकीय पाचन से संबंधित संरचना है। अन्य प्रोकैरियोट में तो यह एब्सेंट होगा। पादप कोशिकाओं के अंदर, कवक के अंदर यह सामान्यतया अनुपस्थित माना जाता है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार यह पाया जाता है अल्प मात्रा में, अल्प संख्या के अंदर। तो लाइसोसोम, इसको हम सुइसाइडल बैग्स भी कहते हैं, यानी आत्मघाती थैले। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर एंजाइम्स रहते हैं जो जल अपघटन की क्षमता रखते हैं। यानी यह एंजाइम्स यदि कोशिका द्रव में मुक्त हो जाए तो उससे कोशिका का पाचन हो सकता है। इसलिए इसको सुइसाइडल बैग्स या आत्मघाती थैले कहा गया। और जैसा अभी अपन ने कहा कि यह जंतु कोशिकाओं की विशिष्टता है। पादप कोशिका में यह या तो अनुपस्थित है या रेयर है, बहुत ही कम स्थानों में या कम उदाहरण हैं इसके पादप कोशिका से संबंधित। एकल झिल्ली युक्त संरचना है, सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, जिसे हम छोटी पुटिका के समान संरचना मान सकते हैं, जिसके अंदर जल अपघटनी एंजाइम्स, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भरी रहती हैं। इनका निर्माण गोल्जी काय द्वारा होता है। गोल्जी बॉडी इनको प्रोड्यूस करती है, लेकिन जो इसके अंदर एंजाइम्स हैं वह रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रुक्ष अंतःप्रद्रव्य जालिका में बनते हैं। वहाँ से इसको फिर गोल्गी बॉडी के अंदर ट्रांजिशन वेसिकल्स लेकर आती है। तो लयनकाय को हम लिटिल स्टमक ऑफ द सेल भी कह सकते हैं, यानी कोशिका का आमाशय। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कोशिकीय घटक का पाचन करने में सक्षम है, जो बड़े आकार के अणु या कोशिकांगों को भी जल अपघटित कर सकता है, उसको डाइजेस्ट कर सकता है, पाचित कर सकता है। इसे क्लीन अप क्रू ऑफ द सेल भी कह सकते हैं, यानी सेल के अंदर जो ऐसे कोशिकांग जिनकी आवश्यकता नहीं रही या जो मृत हो गए हैं, तो उनको यह जो है समाप्त करता है, उनको जल अपघटन के द्वारा नष्ट कर देगा। जैसे आप नीचे के एक चित्र में देख रहे हैं कि एक लयनकाय जो पर ऑक्सीजोम तथा मृत माइटोकॉन्ड्रिया का पाचन कर रहा है। तो जो यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ये परऑक्सीजोम है, यह माइटोकॉन्ड्रिया है, और इनके चारों तरफ जो एक झिल्ली आपको दिखाई दे रही है वो लयनकाय से संबंधित है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इसकी स्ट्रक्चर में डाइजेस्टिव एंजाइम्स, यानी यह किसका बना हुआ है, पाचक एंजाइम्स का बना हुआ है। लेकिन आपको याद रखना है कि यह पाचक एंजाइम कहाँ सिंथेसाइज होगी, आर के अंदर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और फिर ट्रांजिशन वेसिकल्स इसे आगे ले जाएगी गोल्जी बॉडी के अंदर। तो हम कह सकते हैं विभिन्न जो कोशिकांग हैं जो अपना कार्य क्षमता खो चुके हैं, उनका यह विघटन करती है और इसको पुनरुपयोग में लाती है। लयनकाय की खोज का श्रेय हम देते हैं क्रिस्टियान डी डुवे। इन्होंने 1960s के अंदर WBC न्यूट्रोफिल्स और WBC मोनोसाइट के अंदर इसको देखा था, क्योंकि हम जानते हैं ये दोनों कोशिकाएं हमारे शरीर की प्रतिरक्षा में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। फैगोसाइटोसिस करती हैं, यह एक प्रकार की मैक्रोफेज कोशिकाएं हैं, वृहत अणुओं को भक्षती है। उसके अंदर क्रिस्टियान डी डुवे ने यह नोट किया कि केंद्र के आसपास कुछ सघन पिंड पाए जाते हैं, जैसे आप इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक चित्र में देख रहे हैं। गहरे काले रंग के जो पिंड है वही इन्होंने देखे, और इन्होंने उसका नाम दिया था पेरिकैनालिकुलर डेंस बॉडीज़। इस कार्य के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया 1960 के अंदर। तो क्रिस्टियान डी डुवे जो है, जिन्होंने 1960 में तो खोज की थी, और 1974 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया इस खोज के लिए। तो जैसा अभी हमने कहा कि जो लयनकाय है, लाइसोसोम्स, वे सिंगल मेम्ब्रेनस पुटिकाएं हैं, छोटी छोटी गोल संरचनाएं हैं जिनके अंदर पाचक एंजाइम्स उपस्थित रहती है। यह अवांछित
जो अणु हैं, मृत कोशिकांग है या बाहर से आए हुए जो बैक्टीरिया वगैरह हैं उनको नष्ट करने में सहायक होती हैं। जो एंजाइम्स का निर्माण है वह आरईआर के अंदर होगा। यहाँ पर आप ग्रीन कलर में ये आरईआर देख रहे हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर जब एंजाइम्स बन जाती है तो छोटी ये ट्रांजिशनल पुटिकाएं हैं जो गोल्जी बॉडी के सिस भाग में प्रवेश करती हैं, और इस समय जो एंजाइम्स होगी उनको निष्क्रिय रखा जाता है। निष्क्रिय रखने के लिए M6P यानी मैनोज 6 फॉस्फेट का उपयोग किया जाता है। मैनोज 6 फॉस्फेट से जो निष्क्रिय एंजाइम्स हैं उन एंजाइम्स को जो है इसके गोल्जी काय के अंदर सांद्रित करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, पैक करते हैं और उससे फिर लयन काय मुक्त किया जाता है। तो जो हम देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर आरईआर से, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ट्रांसपोर्ट या ट्रांजिशन वेसिकल बनी जो गोल्जी बॉडी के सिस भाग में आई, और ट्रांस भाग से लयनकाय या लाइजोसोम्स मुक्त किए गए। यह लयनकाय बाहर से आने वाली फूड वैक्यूल के साथ जुड़ जाते हैं, जुड़कर उसका पाचन करते हैं। तो ये ग्रीन कलर में जो है बाहरी भाग का पाचन हो रहा है। और यहाँ पर यदि आप देखें तो ये जो ऑटोफैगी है यहाँ पर, यह ऑटोफैगी दरअसल ये वाली यह स्वयं के कोशिका भाग को यहाँ पचाया जा रहा है। तो लाइजो शब्द का अर्थ ही होता है ब्रेक डाउन, और जोम का अर्थ है पिंड या शरीर का भाग, बॉडी। तो इस प्रकार से यह जो है विभिन्न घटकों के पाचन में महत्वपूर्ण रहती है। जो मुख्य एंजाइम्स हैं, कई प्रकार की एंजाइम्स पाई जाती है लयनकाय में। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि हर लयनकाय में सभी एंजाइम्स नहीं होगी। अलग अलग स्थान पर अलग अलग आवश्यकता के अनुसार लयनकाय बनते हैं और उसमें एक या दो विशिष्ट एंजाइम्स होती हैं। तो अलग अलग लयनकाय में जो हमें एंजाइम्स मिली है, जैसे एसिड फॉस्फेटेज जो फॉस्फोएस्टर बंध आदि को नष्ट करती है या तोड़ती है, न्यूक्लिएज जो न्यूक्लिक अम्ल को नष्ट करेगी। इसके अंदर दो कॉमन एंजाइम है, डीएनए को नष्ट करने वाली डीएनएज, आरएनए को नष्ट करने वाली आरएनएज एंजाइम होती है। प्रोटीन पचाने वाली जो एंजाइम्स हैं, कोलेजिनेज, कैथेप्सिन्स तथा अन्य प्रोटीएज एंजाइम पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट्स को पचाने के लिए लयनकाय के अंदर जो एंजाइम है, बीटा ग्लूकोसाइडेज, हेक्सोजामिनिडेज, मैनोसाइडेज, अल्फा मैनोसाइडेज, अल्फा फ्यूकोसाइडेज, सीएलाइडेज, इस प्रकार की एंजाइम्स कार्बोहाइड्रेट के पाचन का कार्य करती है। तथा लिपिड डाइजेशन के लिए स्फिंगोमाइलिनेज तथा एस्टरेज एंजाइम देखी गई है या ज्ञात है। ये कुछ मुख्य एंजाइम हैं, इसके अलावा भी अन्य एंजाइम्स होती हैं, लगभग इनकी संख्या 50 के करीब है, जो प्रोटीन्स, न्यूक्लिक अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स तथा अन्य को पचाती है। अब महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि यह जो लयनकाय की एंजाइम्स हैं, द लाइजोसोमल एंजाइम्स, वह पीएच 5 पर कार्य करती है, यानी अम्लीय माध्यम में। यह एक प्रकार से कोशिका का सुरक्षात्मक पहलू भी है, क्योंकि कोशिका द्रव का पीएच होता है 7.4, और एंजाइम्स जो हैं वह पीएच स्पेसिफिक होती है। तो हम ये ज़रूर कहते हैं कि लाइजोसोम्स आर सुसाइडल बैग्स, लेकिन वास्तव में यदि गलती से एक्सीडेंटली लयनकाय कोशिका में फट जाए तो भी ज़्यादा हानि नहीं होगी, क्योंकि कोशिका द्रव का पीएच 7 पर लयनकाय की एंजाइम्स अधिक सक्रियता से कार्य नहीं कर पाएगी। तो इस कारण से जो लयनकाय के अंदर जो कार्य हो रहा है वो पीएच 5 पर होता है, यानी अम्लीय पीएच पर काम होता है। अब इस अम्लीय पीएच को कैसे बनाया जाए? तो अम्लीय पीएच बनाने के लिए लयनकाय की झिल्ली पर प्रोटॉन पंप पाए जाते हैं। प्रोटॉन पंप का कार्य यह रहेगा कि कोशिका द्रव्य से H+ आयन्स को लेकर लयनकाय के भीतर मुक्त करना। तो आवश्यकता के अनुसार यह वहाँ पर पीएच को नियंत्रित करते हैं। तो इस प्रकार से अम्लीय माध्यम में लयनकाय विभिन्न घटकों को, मृत कोशिकांगों को और जो अवांछित पदार्थ है उनका पाचन यह करती है।
लाइसोसोम जो है उसकी एंजाइम, जैसा अभी हमने कहा कि पीएच 5 पर सर्वश्रेष्ठ रूप से कार्य करती है, और पीएच 5 को बनाए रखने के लिए वहाँ पर प्रोटॉन पंप मेम्ब्रेन पर पाया जाता है। और इसकी जो आवश्यकता है वह ये है कि कोशिका द्रव से थोड़ा भिन्न होना चाहिए। कोशिका द्रव में हल्का क्षारीय माध्यम है, लयन काय के अंदर अम्लीय माध्यम है। तो पाचन के लिए अलग से एक व्यवस्था की गई है, और यह पाचक एंजाइम कोशिका द्रव पर कम असर रखे, इसका ध्यान रखा गया है। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये आ जाती है कि एंजाइम्स जो हैं वे पीएच विशिष्ट होती है, तो एक विशिष्ट पीएच पर ही कार्य करेगी। तो इस प्रकार से ये लाभ हो जाएगा कि हमें जो पाचन करना है वो हम अलग लाइसोसोम में कर सकते हैं। कोशिका द्रव्य के अंदर वह कार्य नहीं किया जाएगा, क्योंकि उससे अन्य भागों को या अन्य जो रासायनिक क्रियाएं हैं उसको नुकसान पहुंच सकता है। तो जो पीएच जो है वह स्ट्रक्चर और फंक्शन को अफेक्ट करता है एंजाइम्स के। इस प्रकार से यह कोशिका द्रव्य से अलग किया जाता है। तो जैसा हमने कहा कि भाई अगर लयनकाय की एंजाइम कोशिका द्रव्य में मुक्त भी हो जाए तो इतनी सक्रियता से कार्य नहीं कर पाएगी। अब एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपकी किताब में लिखा हुआ रहता है वह है लाइसोसोम की हेट्रोजेनिसिटी, यानी इसका पॉलीमॉर्फिज्म, बहुरूपता, यानी ये अलग अलग क्रियात्मक रूपों में मिलता है। ऐसा जो है हम उसके कार्य के आधार पर कहते हैं। जब गोल्जी बॉडी इसे बनाती है तो इसे प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं, जो एक सिंपल गोल संरचना है जो एक झिल्ली से घिरी हुई है और एंजाइम्स इसके अंदर उपस्थित हैं। यह लयनकाय कोशिका द्रव्य में मुक्त कर दिया जाता है। यह निष्क्रिय रूप से घूमता रहता है। जैसे ही कोशिका का कोई भाग या कोशिका के अंदर कोई खाद्यधानी भोजन लेकर आती है तो प्राइमरी लाइसोसोम उस फूड वैक्यूल के साथ जुड़ जाते हैं, और दोनों मिलने पर यहाँ पर एंडोसोम या फैगोसोम या डाइजेस्टिव फूड वैक्यूल या सेकेंडरी लाइसोसोम का निर्माण होता है। ठीक है, तो प्राइमरी लाइसोसोम गोल्जी बॉडी से बने हुए लाइसोसोम जो लगभग इनएक्टिव है। सेकेंडरी लाइसोसोम जिसमें प्राइमरी लाइसोसोम तथा फूड वैक्यूल आपस में जुड़ गए, और यहाँ पर अब पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर कि गोल्जी बॉडी से ये बन के निकला प्राइमरी लाइसोसोम, बाहर से आने वाली ये जो फूड वैक्यूल थी वो इसके साथ जुड़ गई, और दोनों को सम्मिलित रूप से हमने क्या नाम दे दिया, हमने उसे कहा सेकेंडरी लाइसोसोम। ये देखिए इस प्रकार से ये जो लाइसोसोम आए, ये फूड वैक्यूल आई, और दोनों जुड़कर यहाँ पर जो है सेकेंडरी लाइसोसोम इन्होंने बना दिया। अब इसके अंदर पाचन की प्रक्रिया होगी, काम की चीज़ें यहाँ से बाहर निकाली जाएगी, यानी कोशिका द्रव में आ जाएगी, और बचे हुए पदार्थ जो हैं उससे भरी हुई लाइसोसोम को हम टर्शरी लाइसोसोम या रेसिडुअल बॉडी कहते हैं, जिसको फिर बाहर ले जाकर एक्सोसाइटोसिस से वह बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ मुक्त कर दिया जाता है। तो आपने देखा फूड वैक्यूल के पाचन से संबंधित 3 प्रावस्थाएं हो गई। प्राइमरी लाइसोसोम जो नवजात लाइसोसोम है, फूड वैक्यूल से जुड़ी सेकेंडरी लाइसोसोम बनी, पाचन के बाद केवल अपशिष्ट बचा रहा जिसे बाहर छोड़ा गया, वो टर्शरी लाइसोसोम। लेकिन यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि जो बाहर से आए हुए पदार्थ हैं वो मैक्रोफेज के अंदर पचाए जा रहे हैं। तो मैक्रोफेज ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो हमारे शरीर के अंदर कई ऊतकों में पाई जाती है। जैसे अपन कनेक्टिव टिश्यू में मैक्रोफेज पढ़ते हैं, और कई अन्य अंगों में, कई अन्य ऑर्गन्स में अलग से भी पाए जाते हैं। जैसे आपने लिवर में कुप्फर कोशिकाएं पढ़ी हैं, या आपने लंग्स के अंदर, हमारे फेफड़े में, फुफ्फुस में डस्ट सेल्स होती हैं, या हमारे बोन के अंदर ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स होती हैं। उन सब के अंदर जो लाइसोसोम है वही पाचन की प्रक्रिया करेंगे। तो मैक्रोफेज बाहर से आने वाले पदार्थों को नष्ट करता है, बैक्टीरिया हो या अन्य यौगिक हो उनको नष्ट करता है।
तो यहाँ पर आप लाइसोसोम की तीनों प्रावस्थाएं देखेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी तथा टर्शरी। लेकिन जब शरीर के स्वयं के भाग पचाए जाते हैं, जैसे ऑस्टियोक्लास्ट कोशिकाओं में बोन की जो अपने कोश स्वयं के भाग है उसको ही नष्ट किया जा रहा है, इस समय लयनकाय सक्रिय हो जाते हैं। यदि व्यक्ति के अंदर विटामिन डी की कमी हो, कैल्शियम की कमी हो, पैराथायरॉयड हार्मोन के अंदर कोई विकृति आए, तो अस्थि नष्ट करने वाली कोशिकाएं, बोन डिस्ट्रॉइंग सेल ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिव हो जाएगी। इसी प्रकार से यदि कोई माइटोकॉन्ड्रिया की मृत्यु हो गई और उस माइटोकॉन्ड्रिया को नष्ट किया जाना है, तो भी लाइसोसोम वहाँ पर कार्य कर रहे हैं। तो ये चौथी प्रावस्था मानी जाती है। यदि लयनकाय हमारे अपने कोशिका के, हमारे अपने शरीर के भाग को नष्ट कर रही है, तो उसे हम ऑटोफैगिक वैक्यूल या ऑटोफैगोसोम कहते हैं। अब जो लयनकाय है उससे संबंधित कई रोग भी देखे जाते हैं। यह जो रोग है वह अक्सर घातक होते हैं और इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण अध्ययन रहता है। जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, अगर वो लयनकाय में प्रॉपरली काम नहीं कर रही हो, तो जो पदार्थ पचाए जाने हैं उनसे लयनकाय जुड़ जाता है, लेकिन एंजाइम नहीं होने की वजह से वो वहीं पर एकत्रित होने लगते हैं, उनका पाचन नहीं हो पाता। इस तरह से लयनकाय के अंदर अपच वह पदार्थ जमा होने लग जाता है और वह धीरे धीरे बढ़कर जो है कोशिका के अन्य कार्यों में बाधा पहुंचाने लग जाता है। इसी कारण से ऐसे रोग जो लयनकाय की एंजाइम की कमी की वजह से हो रहे हैं, उन्हें हम लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ कहते हैं। इस प्रकार के 40 रोग जो हैं वो मानव के अंदर हमें ज्ञात हैं, जो लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ रहती है। इसका सबसे अच्छा एक उदाहरण टे सैक रोग है, जिसमें मस्तिष्क में के न्यूरॉन्स में वसा एकत्रित होने लग जाती है। ये देखिए, अगर लयनकाय सामान्य है, ये एक नॉर्मल है, तो ये एक ऐसा यौगिक है जिसको नष्ट किया जाना है। लयनकाय ने उसे अपने में लिया और उसे विघटित कर दिया। लेकिन अगर एंजाइम, यहाँ पर एंजाइम उपस्थित है, यहाँ एंजाइम अब नहीं है, तो ऐसे यौगिक निरंतर इसमें जमा होते रहेंगे और यह जो है आकार में बढ़ता रहेगा, लेकिन यहाँ कोई भी उस यौगिक का पाचन नहीं हो रहा। तो स्टोर हो गया वो मटेरियल लाइसोसोम में और लाइसोसोम का आकार इनॉर्मसली बढ़ने लगा। ठीक है, तो और वो कोशिका पर विपरीत प्रभाव डाल रहा है। इस कारण से लयनकाय की एंजाइम नहीं होने पर लाइसोसोम स्टोरेज डिजीज होती है। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ लयनकाय के अंदर जो है बहुत सारी वस्तुएं एकत्रित हो गई हैं और वह आकार में बढ़ने लग गए हैं। सबसे जो इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है जो बहुतायत में देखी जाती है वो है टे सैक रोग। अब टे सैक्स रोग के अंदर जो बीटा न्यूरोहेक्सा एमिनिडेज जो एंजाइम है वह एब्सेंट हो जाती है। इस एंजाइम के नहीं पाए जाने की वजह से ग्लाइकोलिपिड लयनकाय में एकत्रित होने लगते हैं और इस कारण से जो न्यूरॉन्स हैं उनका डिजेनरेशन चालू हो जाता है। यह पांचवें गुणसूत्र के छोटी भुजा में संरचनात्मक टूट फूट जो स्ट्रक्चरल चेंज है उसके कारण देखा जाता है। ये देखिए, लाइसोसोमल जो डिज़ीज़ है, स्टोरेज डिज़ीज़, और इसके कारण इन बच्चों की बहुत अल्प आयु में ही 5 वर्ष से कम उम्र में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। हर्लर्स डिजीज़ है जिसके अंदर अल्फ़ा इडुरोनिडेज एंजाइम लयनकाय में नहीं होती। इसी प्रकार से कई लिपिड पचाने वाली एंजाइम यदि नहीं है तो उनके कारण होने वाले रोग गॉशर डिजीज़, नाइमैन-पिक डिजीज़, टे सैक डिजीज़, ग्लाइकोजन या अदर पॉलीसेकेराइड्स का पाचन न कर पाने की वजह से होने वाले जो लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ हैं, दैट इज़ फार्बर क्रैबी डिजीज़। प्रोटीन की अधिकता जब लाइसोसोम में हो जाती है और उसका पाचन नहीं हो पाता तो उसकी वजह से शिंडलर्स डिजीज़ हो जाती है। कई स्थानों पर लयनकाय महत्वपूर्ण होते हैं जो शरीर के निर्माण और उसके विभेदन की प्रक्रियाओं में कार्य करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं टैडपोल की अंतिम प्रावस्था, भुजाएं बन गई हैं और लेकिन अभी पूंछ भी है।
तो जब यह कायांतरित हो रहा है, इसकी मेटामॉर्फोसिस हो रही है, तो पूँछ का स्वलयन होता है, ऑटोलाइसिस होती है। पूँछ में लयनकाय एकत्रित हो जाते हैं, जो क्रमशः पूँछ का पाचन करते जाते हैं, क्योंकि इसके ज़रिए उसे ऊर्जा मिलेगी, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। यहाँ महत्वपूर्ण बात ये रहती है कि कायांतरण के समय इसके जो कार्टिलेज के बने जबड़े हैं, दांत हैं, वो भी परिवर्तित होकर अस्थिल होने लगते हैं, बोनी होने लगते हैं। तो उस समय ये भोजन नहीं कर पाता। तो एक तो शरीर में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं और भोजन भी नहीं कर पा रहा, तो पूँछ के स्वलयन से इसको ऊर्जा और पोषक पदार्थ मिलते हैं। इसी प्रकार से हमारे भ्रूणीय प्रावस्था के अंदर जो है शुरू में जो भुजा की उंगलियां हैं वो आपस में एक साथ जुड़ी हुई रहती हैं। तो जब एक साथ जुड़ी हुई हैं, जिसे हमने कहा वेबिंग है, यानी जालवत, जिसे आप हिंदी में पाद जाल कहते हैं, पैरों के बीच में जालिकावत संरचनाएं हैं, वो हमारे प्रारंभिक भ्रूण के अंदर उपस्थित होती है। जैसे आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, ये जो भ्रूण के अंदर दिखाई दे रहा है, ये आप देखें यहाँ पर, ये वाला भाग। तो उंगलियां सब आपस में जुड़ी हुई हैं। इनको पृथक करने के लिए जो है लयनकाय कार्य करेंगे। तो जो भ्रूण के अंदर, जैसे यहाँ पर आप 6 सप्ताह का मानव भ्रूण देख रहे हैं, इसकी सभी उंगलियां आपस में जुड़ी हुई हैं, लेकिन 15 सप्ताह के बाद उंगलियां पृथक हो गई। तो इनके मध्य का विघटन जो है वो किसने किया? लयनकाय, लाइजोसोम ने किया। और अगर यहाँ लयनकाय प्रॉपरली काम नहीं कर पाए तो फिर ये उंगलियां जुड़ी रह जाएगी इस प्रकार से, जिसको हम सिनडेक्टाइली, सिन का अर्थ होता है जुड़ा हुआ, फ्यूज्ड। ये देखिए, जो छठे सप्ताह का मानव भ्रूण है, भुजा में जो उंगलियां हैं वो पूरी जुड़ी हुई हैं, और 10 सप्ताह के बाद उसके अंदर जो है उंगलियां पृथक होना चालू हो जाती है। विकृति से सिनडेक्टाइली की समस्या देखी जाती है। इसी प्रकार से गर्भावस्था के समय गर्भाशय, यूट्रस काफ़ी बढ़ जाता है। प्रसव के बाद वह नॉर्मल शेप साइज में आता है। उसके अंदर भी विघटन की प्रक्रिया जो है वह लयनकाय की सहायता से संपन्न की जाती है। लयनकाय एपोप्टोसिस में भी महत्वपूर्ण होते हैं। एपोप्टोसिस यानी प्रोग्राम्ड सेल डेथ। कुछ कोशिकाएं एक समय के बाद स्वतः ही विघटित होने लगती है, इस प्रकार की आनुवांशिक सूचना उनके पास होती है। तो जीन रेगुलेटेड प्रोग्राम्ड डेथ को हम एपोप्टोसिस कहते हैं। जैसे आपने एक एग्जाम्पल देखा होगा, थाइमस ग्रंथि 13 वर्ष की उम्र के बाद क्रमशः विघटित होने लगती है, या पीनियल ग्रंथि 7 वर्ष की उम्र के बाद विघटित होने लगती है, या कई जो हमारी अस्थिल संरचनाएं हैं वो आपस में फ्यूज़ होने लगती हैं। तो यह सब जो है एग्जाम्पल्स हैं एपोप्टोसिस के। लेकिन जो विघटन की प्रक्रिया है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन, उसके अंदर जीन रेगुलेटेड जो विघटन हो रहा है वो एपोप्टोसिस। लेकिन अगर ऐसी ही जो एपोप्टोसिस की प्रक्रिया है सामान्य कोशिकाओं में होने लग जाए तो वह हानिकारक हो सकती है और ट्यूमर का निर्माण भी कर सकती है, जो कैंसर में परिवर्तित होता है। तो इस प्रकार से आपने आज लयनकाय, उसकी संरचना, क्रियात्मक बहुरूपता, उसके द्वारा होने वाले रोग तथा लयनकाय के जो लाभ हैं उनका अध्ययन किया। इसको आप अपनी किताब से भी पढ़ें, इसके नोट्स भी बनाएं, वीडियो को बार बार देखकर अपने कंसेप्ट्स को और अधिक क्लियर करें। थैंक यू।